Our today's topic is French Revolution, right? French Revolution के बड़े long lasting effects हैं in the discourse of international relations, right? So before starting the outbreak of this French Revolution, let's explore the historical context of this revolution. What were the causes जिनकी वजह से ये revolution वकूफ़ पजीर हुआ, right? To understand this, firstly we have to understand the concept absolute monarchy. Yes, let me ask you a question. Who was the French monarch during 30-year war? Very good. Louis XIII was the French monarch who was leading France in 30-year war. Okay, but actual architect was who? Richelieu, right? When this Louis XIII died in 1663, he was succeeded by another Louis XIV, right? This Louis XIV is one of the very important and significant monarchs of France. ठीक है? लुई फैमिली जो रूल कर रही थी उसका नाम क्या था? द बूरबन फैमिली, द बूरबन्स. द मोनार्की ऑफ फ्रांस वाज नोन एज द बूरबन्स, राइट? अब लुई XIV became king of France after the demise of Louis XIII, right? यानी Louis XIV जो है उसकी जो reign है, his reign is the longest reign in the history of monarchy. He ruled France for 72 years. Who? Louis XIV. Louis XIV ruled France for more than 72 years, right? Actually, you can say that Louis XIV was the unifier of French Empire, right? Besides, Louis XIV was also known as the Sun King. Sun. He was known as the Sun King. ठीक है? अब लुई XIV ने फ्रेंच इकोनॉमी को, आर्मी को, ठीक है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में इनका बड़ा किरदार लुई XIV का, राइट? यानी ही मेड फ्रांस एन एम्पायर ड्यूरिंग हिज रीन, लॉन्ग लास्टिंग रीन. अब क्या होता है? ट्रबल शुरू होती है 1701 में. 1701 में क्या ट्रबल शुरू होती है? व्हेन द स्पेनिश एम्परर जो है, जब जो स्पेन का जो एम्परर था उसका कोई मेल एयर नहीं था 1701 में, ठीक? तो ये क्या कहते हैं, लुई जो है, लुई का जो ग्रैंडसन है वो इनडायरेक्टली स्पेन का भी सक्सेसर था, राइट? क्योंकि डिप्लोमेटिक मैरिज की वजह से हैब्सबर्ग्स और बॉर्बन्स में शादियां थी. तो अब इस पे पूरा फ्रांस बड़ा खुश हुआ कि अब फ्रांस का फ्यूचर किंग या लुई XIV का पोता स्पेन का मोनार्क बनेगा फ्यूचर में. तो अब इस पे जो अदर यूरोपियन पावर्स थी इनको बड़े खदशात लाक हो गए. जो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हुआ था रिशालियो की पॉलिसी से, अब वो डिस्टर्ब हो रहा था वंस अगेन. अब फ्रांस का थ्रोन और स्पेन का भी थ्रोन एक ही किंग के पास हो तो फिर वो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया ना टेक्निकली. तो अब जो अदर पावर्स थी लाइक ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड नेदरलैंड्स, अब इन्होंने कहा नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस प्लान. विच प्लान? द सक्सेशन ऑफ लुई XIV ग्रैंडसन टू द थ्रोन ऑफ स्पेन एज वेल. तो अब इस पे एक जंग हुई, ठीक है, फ्रांस ऑन वन साइड एंड अदर कंपीटिंग पावर्स ऑन द अदर साइड. इस जंग को हम क्या कहते हैं? द वॉर्स ऑफ स्पेनिश सक्सेशन. द वॉर्स ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, ठीक है. दो एट द एंड फ्रांस लॉस्ट दिस वॉर, और एक मुआहिदा 1713 में, 1713 में एक मुआहिदा होता है फ्रांस और ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और अदर जो कंपीटिंग पावर्स थी उनके माबेन. उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट. ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, राइट? अब उस ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट के तहत ये चीजें तय होती हैं कि फ्रांस और स्पेन का बादशाह एक नहीं होगा, डिफरेंट होंगे, ठीक है. अगर लुई XIV का पोता स्पेन का बादशाह होता है तो फिर वो फ्रांस का बादशाह नहीं रहेगा, यानी मोनार्क्स डिफरेंट होंगे. एक्चुअल पर्पस वाज टू मेंटेन दी बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, ठीक है. बहरहाल इन वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन की वजह से फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बुरी तरह खराब हो गई, ठीक है. इवन लुई XIV बोरोड लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है. फ्रांस कर्जों में डूब गया और जंग की वजह से मजीद इकोनॉमी पे जरा बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, ठीक है. सो बेसिकली दिस लुई XIV वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. ही वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी वो एब्सोल्यूट मोनार्की के कॉन्सेप्ट के कायल थे. कौन? लुई XIV, ठीक है. तो अब इन्होंने अपने रीन में
फ्रेंच मोनार्की को एब्सोल्यूट बनाया, यानी नो शेयरिंग ऑफ पावर विद एनीवन एल्स, वही डिवाइन राइट वाली थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहरहाल अब क्या होता है, आफ्टर हिज डिमाइस इन 1774 he was succeeded by another Louis the 15th। फर्दर वॉर्स हुई लुई 15 के दौर में, मजीद फ्रांस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हुई, मजीद वीक हुई, ठीक है। फाइनेंशियली फ्रांस कंप्लीटली या ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। देन दिस लुई 15 वाज सक्सीडेड बाय अनदर लुई, हिज नेम इज लुई 16, ठीक है। लुई 16 बिकेम द न्यू मोनार्क ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, as I said, the financial या economic condition of France was very bad due to the long wars, particularly the War of Spanish Succession and the wars which were initiated by Louis XV, right? To find a solution to this financial crisis, अब जो लुई 16 था वो और जो उसके अदर जो एडवाइजर्स थे, उन्होंने एक टैक्स सिस्टम मुतारुफ करवाया, न्यू टैक्स सिस्टम, ठीक है, जिसके तहत जो टैक्स का तमाम बर्डन था इट वाज ऑन दी थर्ड स्टेट। अब हम उसकी तरफ आएंगे, ठीक है, लेकिन ये शुरू से था, लुई 14 के दौर से था, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इधर आ जाएं। फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, द ओल्ड रिजीम। व्हाट इज ओल्ड रिजीम? इन शॉर्ट, द ओल्ड रिजीम मींस द बोर्बन फैमिली और द लुई फैमिली, ठीक है। एग्जिस्टिंग रूलिंग फैमिली ऑफ फ्रांस वाज नोन एज द ओल्ड रिजीम, बोर्बन फैमिली, राइट। अब इसके बाद French society was divided into 3 states, right? Entire French society was divided into 3 stratas or 3 states. The first state comprises of clergy, the religious people, ठीक है। अब इसको जरा देखें, clergy state को देखें तो it was comparatively rich because they were the suzerains of church, ठीक है। They were the क्या कहें, owners, stakeholders of church wealth and land as well. That's why this class is a wealthy class, right? Rich class. Up the clergy state or the first state was further divided into 2 types: the upper clergies and the lower clergies, right? Upper clergy belongs to the noble families, nobility family, ठीक है। Lower clergy belongs to middle class families, right? Now the next state, the second state of French society was nobility. Nobility was the second state, right? Nobility, in nobility class you can include the advisors, the ministers, the bureaucrats, the associates of the old regime or Louis family, right? इस क्लास को हम द नोबेलिटी क्लास कहते हैं, जो कि सेकंड स्टेट है फ्रांस की। नाउ द थर्ड स्टेट मींस द रेस्ट ऑफ द फ्रेंच मासेस, but the third state was also divided into further subclasses, ठीक है। Actually the third state was divided into 3 classes: the peasants, the proletariats and the bourgeoisie class. The third state was divided into these 3: the peasants, the proletariats and the bourgeoisie. What is peasant? Farm worker, ठीक है। What is proletariat? City worker, right? Those who work in factories and industries, right? They were called the proletariats. What is bourgeoisie class? Bourgeoisie class consists of the merchants, the shopkeepers, the doctors, the intellectuals, right? The industrialists. Now technically the bourgeoisie class had education and money both, but they did not have what? Prestige and representation in decision making. अब जो फ्रांस का टैक्स सिस्टम था वो टेक्निकली ये कहें द टैक्स जो था इट वाज इम्पोज्ड ऑन द थर्ड स्टेट ओनली. द टू स्टेट्स आई मीन द क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. उनका कोई टैक्स नहीं था. द फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, राइट, टैक्स एग्जेम्प्ट है वो, और पूरा टैक्स थर्ड स्टेट के ऊपर मुसल्लत था. मुख्तलिफ क्रूल टाइप ऑफ टैक्सेस थे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स था. लाइकवाइज उसी तरह ये चर्च को भी टैक्स देता था थर्ड स्टेट, और किंग को अलग देता था, और इवन नोबेलिटी अलग से लेते थे, ठीक है. इसी तरह साल टैक्स था, मैरिज टैक्स था, मुख्तलिफ, राइट. तो अब इस अनफेयर टैक्स सिस्टम की वजह से जो थर्ड स्टेट थी उसकी ऑलमोस्ट 80% इनकम जो है वो टैक्सेस की शक्ल में निकल जाती थी, राइट. अब टेक्निकली क्या होता है, 1788 में
कहत पड़ती है फ्रांस में, हार्वेस्ट क्रॉप होती है, जिसकी वजह से मजीद जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी पर्टिकुलरली थर्ड स्टेट की वो मजीद खराब होती, राइट। तो अब लोगों में गम और गुस्सा पैदा होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब एंगर और क्राइसिस बढ़े तो जो लुई 16 था, ठीक है, he called the meeting of state journal. Now let's understand this concept. What is state journal? State journal was the representative body of France before the revolution. It was the representative body of delegates. जो 3 states थी ना, जो 3 states थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन का जो इदारा था उसको क्या कहते हैं, स्टेट जर्नल ऑफ फ्रांस। अब इसमें ये तीनों जो स्टेट्स थे उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन ये तीनों अलग अलग बैठते थे, इकट्ठे सेशन नहीं होता था इनका, और वोट जो है टेक्निकली हर ग्रुप का एक या हर स्टेट का एक ही वोट तस्वूर होता था, जस्ट वन वोट। जब भी कोई ऐसा रिफॉर्म के हवाले से रेजोल्यूशन कुछ पेश होती जो थर्ड स्टेट के फेवर में होती, तो जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे ना उसको वीटो करते थे, राइट। तो जब इसने लुई 16 ने स्टेट जर्नल की मीटिंग कॉल की मई 1789, ठीक है, तो जो थर्ड स्टेट था उसके तकरीबन 1200 डेलीगेट्स आए हुए थे, 1200 डेलीगेट्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट, एंड मोस्टली दिस डेलीगेशन वाज डोमिनेटेड बाय द बोर्जुआजी क्लास, राइट। अब स्टेट जर्नल की मीटिंग लुई 16 ने क्यों बुलाई थी, वो चाहते थे कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पे भी टैक्स इंपोज किया जाए ताकि फ्रांस को फाइनेंशियल कंडीशन से, क्राइसिस से निकाला जा सके, राइट। लेकिन क्या होता है, जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट ने एक डिमांड किया कि सेपरेट सेशंस ऑफ द स्टेट्स नहीं होगा, कंबाइंड सेशन रखें। दिस वाज द फर्स्ट डिमांड फ्रॉम द थर्ड स्टेट और द बोर्जुआजी क्लास, राइट। तो उसको पहले उसने लुई 16 ने ग्रांट नहीं किया, he never gave permission for the joint session of all states in the state journal session. अब इस पे जो थर्ड स्टेट था उन्होंने जून 1789 को उनके जो डेलीगेट्स थे, उनके मींस वो 1200 जो डेलीगेट्स आए हुए थे थर्ड स्टेट से, उन सब ने थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया इन ड्यूरिंग जून 1789. They declared themselves the National Assembly and invited the other 2 states to join them, right? तो अब इस पे शुरू में प्रेशर पड़ा किंग पे और जो 2 स्टेट्स थे फर्स्ट और सेकंड पे, ठीक है। बहरहाल अब किंग भी क्या कहें, किंग को तो ये सजेशन या ये जो नेशनल असेंबली वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो थर्ड स्टेट का जो डिमांड था, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन अब इस थर्ड स्टेट ने प्रेशर डेवलप किया, टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं, ठीक है। वो सारे जो पैलेस ऑफ वर्साई है उसके अंदर एक टेनिस कोर्ट था, वहां सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये तय किया कि जब तक हमारे बेसिक डिमांड्स पूरे नहीं होते हैं हम इधर से नहीं हटेंगे, राइट। तो बहरहाल किंग जो हैं मजबूर हो गए, ही ऑर्डर द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट टू ज्वाइन द नेशनल असेंबली, राइट। और उस ये पहली कामयाबी थी जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड स्टेट इनटू द नेशनल असेंबली स्टेटस इन जून 1789, राइट, गुड। अब उसके बाद आ जाएं किसकी तरफ, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल 14 जुलाई 1789. What is the National Day of France? 14 July. Let me tell you something more regarding the concept revolution. You cannot make revolution with rose water, but blood. ठीक है, कोई भी रेवोल्यूशन ब्लड के बगैर नहीं आता, या अगर ब्लड ना हो तो वो रेवोल्यूशनरीज के हिसाब से रेवोल्यूशन नहीं है, राइट। अब जो लुई 16 था उसकी बीवी को डिस्कस करना बड़ा कंपलसरी है, ठीक है। मैरी एंटोनेट वाज द वाइफ ऑफ लुई 16. शी वाज बेसिकली ए ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, शी वाज नॉट ए फ्रेंच प्रिंसेस, राइट। ऑस्ट्रिया से उसकी शादी हुई थी लुई 16 के साथ. सो द फ्रेंच मासेस, पर्टिकुलरली जो द थर्ड स्टेट या जो बोर्जुआजी क्लास थी, ठीक है, दे एफोर हर, ठीक है, दे एफोर हर, वो उससे नफरत करते थे ऐसे फॉरनर वन। बिसाइड फिर उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी थे, लेकिन इसको हम डाइसेक्ट करें क्रिटिकली तो उसका इतना क्या कहें दोष या गुनाह नहीं है, ठीक है। आई हैव डन दैट एज वेल, मैं एंड पे बताऊंगा, राइट। एक ये चीज, अब फ्रांस के लोगों का ये मानना था कि लुई 16 जो है एक इनकेपेबल मोनार्क है,
ठीक है, और उसकी जो बीवी है मैरी एंटोनेट, शी इज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत फजूल खर्च है. शी लव लग्जोरियस लाइफ एंड ऑल दैट. शी वाज जस्ट ए ग्रीन गर्ल एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन. शी वाज हार्डली 15 और 16 उसकी एज थी. ठीक है, तो जब खवातीन ने वर्षाय पैलेस को घेरा तो अपने शोहर से पूछती है व्हाट प्रॉब्लम. तो वो कहता है इनके पास आटा गल्ला अनाज खत्म. तो वो कहती ओह तो ये केक क्यों नहीं खाते. राइट, सो बारा ये समझ गए. गुड. अब स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, इट इज द टर्निंग पॉइंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. यहां से ब्लडशेड शुरू होता है फ्रॉम दिस एपिसोड, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बेस्टिल. बेस्टिल वाज ए प्रिजन, एक जेल था. ठीक है, पेरिस में एक जेल का नाम था बेस्टिल. ठीक है, एक पत्थरों से तराशा हुआ बनाया गया एक मतलब जेल था. ठीक है, मींस ये प्रिजन ऑफ बेस्टिल वाज ए सिंबल ऑफ ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑफ द थर्ड स्टेट. जो भी थर्ड स्टेट के लोगों को सजा होती थी, कुछ होता था तो उनको इस प्रिजन में मोस्टली, ठीक है, उनको बंद किया जाता था. तो फ्रांस के जो इनकलाबी थे, रेवोल्यूशनरीज थे या थर्ड स्टेट था, अकॉर्डिंग टू देम दिस प्रिजन ऑफ बेस्टिल वाज ए सिंबल ऑफ ऑपरेशन. So in 14 July 1788, the revolutionaries attacked or stormed this Bastille prison. जब हमला किया रेवोल्यूशनरीज ने इस प्रिजन पे, तो लाजमी बात है वहां पे प्रिजन का वार्डन बैठा है. ठीक है, अदर जो सिक्योरिटी से सोल्जर्स हैं वो हैं. अब वो खौफजदा हो गए एंड दे ओपन फायर ऑन दी प्रोटेस्टर्स, जिसकी वजह से मोर देन 100 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. राइट, इवेंचुअली बहरहाल रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, वो जो वार्डन और जो मायोर था सिटी का, उसको पकड़ के, ठीक है, दे बिहेटेड देम, और उनके सरों को स्पाइक्स में लेके पूरे पेरिस की गलियों में घूमना शुरू किया. ठीक है, और नारे मार रहे थे. लाइक कुछ फेमस नारे उनके, लिबर्टी, लेट मी ट्राई टू प्रोनाउंस दिस स्लोगन इन फ्रेंच एज वेल. राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओ ला मोर्ट. राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डेथ. O la mort means death. O la mort means death. We are ये स्लोगन था रेवोल्यूशनरीज का. We demand what? Liberty, equality, fraternity or death. This was the popular slogan of French Revolution. So after the episode of Bastille, the revolution triggered. ठीक है, अब रेवोल्यूशन ट्रिगर हो गया. इसको एक्सप्लोर करके आगे बढ़ते हैं. इक्वालिटी, लिबर्टी या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट्स कहां से आ गए? थोड़ा पीछे जाओ. इनलाइटनमेंट एरा. एज आई सेड, द थर्ड स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू, सॉरी, इट वाज कंप्राइजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स, मर्चेंट्स, shopkeepers. Means comparatively this third state was well educated and have wealth as well, but they don't have representation and prestige. ठीक है, अब ये जो आइडियाज आए ये इनलाइटनमेंट थिंकर से, पर्टिकुलरली फ्रॉम जॉन लॉक एंड रूसो एंड वोल्टेयर एज वेल, इवन मॉन्टेस्क्यू, यानी सबकी कंट्रीब्यूशन. तो अब उसके बाद क्या होता है? मेजर रिफॉर्म्स ऑफ द रेवोल्यूशन. बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेवोल्यूशन वाज कंपैरेटिवली पीसफुल. इट वाज नॉट दैट वायलेंट एक्सेप्ट द एपिसोड ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल. राइट, comparatively it was a peaceful state. Right, अब हम जरा आगे बढ़ेंगे. आफ्टर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल असेंबली, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह रेवोल्यूशन मोर वायलेंट और ब्लडशेड की तरफ बढ़ता है. राइट, लेट्स एक्सप्लोर द मेजर रिफॉर्म्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल असेंबली. राइट, मेजर रिफॉर्म्स. सबसे पहली रिफॉर्म क्या आती है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मेन. ठीक है, कब? 17 अगस्त 1789. Declaration of the Rights of the Man. This declaration was passed by the National Assembly of France. ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन के? इसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे, इसका आर्टिकल 1 वो ड्राइव हुआ है लॉकियन थिंकिंग से. लॉकियन, ये प्रिंसिपल क्या है? एवरी मैन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल. ठीक है, उसके बाद फिर और मतलब रेलेवेंट जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बोरो किए गए हैं फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, उसमें दूसरा है रूसो की जर्नल विल.
यानी द गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जर्नल विल और पब्लिक, राइट। उसके बाद लॉकियन आइडिया कंसेंट ऑफ द मासेस को इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन में कंपलसरी करा दिया गया। फिर इसी जॉन लॉक के आइडिया से प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पे एम्फसाइज किया गया है कि इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजंस, राइट। अब इसको कहते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, राइट। अब उसके अलावा और जो रिफॉर्म्स आई जो नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस ने मुतारफ करवाई, उनमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। अब इस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर पे बात की गई, जो मोंटेस्क्यू ने आइडिया दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, ठीक है। अब इस पे एम्फसाइज किया गया है इस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चर्च इन्फ्लुएंस, another reform which was introduced by the National Assembly of Revolutionary France was the church reforms, ठीक है। चर्च की पार्ट्स को कर्टेल किया गया, ठीक है, और जो वेल्थ और जो लैंड्स थी चर्च की, ठीक है, वो नेशनल असेंबली ने अपनी तहवील में ले लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है चर्च रिफॉर्म्स के बाद? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस। This National Assembly of France introduced what? The Constitution of 1791. It was the first type of constitution in the history of France, right? The women's march to Versailles, जो पेरिस की खवातीन थी थर्ड स्टेट की, ठीक है, they assaulted on the palace of Versailles, right? अब जब women's ने भी अपना हिस्सा डाला रेवोल्यूशन में, तो to support and encourage them, one of the great feminist thinkers of that time, Mary Wollstonecraft wrote a famous book. Mary Wollstonecraft wrote a famous book, The Vindication of the Rights of the Women. Actually, this book, The Vindication of the Rights of the Women, was written by Wollstonecraft to encourage the female revolutionaries of France. ठीक है, ये बड़ी बुक है. It was wrote in 1792. Basically, she was an English female philosopher, Mary Wollstonecraft, right? अब बहरहाल उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है, इट इज वेरी हार्श एंड bloodthirsty stage in the French Revolution. The next phase of French Revolution is known as the radical stage of the revolution. Before understanding this radical stage of revolution, we have to understand some other things. Basically, the French revolutionaries were divided into three categories or three political clubs. जैसे आज के आपकी जो असेंबलीज होती हैं, नेशनल असेंबलीज, प्रोविंशियल, उनमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन होता है, लेफ्टिस्ट पार्टी, राइटिस्ट पार्टी, ठीक है, सेंट्रिक पार्टी। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस फ्रेंच नेशनल असेंबली से ड्राइव हुआ, राइट। जो ड्रास्टिक और कंप्लीट चेंज चाहते थे, दे वर कॉल्ड लेफ्टिस्ट, ठीक है। जो स्टेटस को पे बिलीव रखते थे, मोनार्की पे बिलीव करते थे, दे वर दी राइटिस्ट, वो राइट साइड ऑफ दी नेशनल असेंबली बिल्डिंग बैठते थे। जो लेफ्टिस्ट थे, जो कंप्लीट चेंज चाहते थे, वो पार्लियामेंट के या नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस के लेफ्ट साइड की तरफ बैठते थे, राइट। और जो मतलब इन बिटवीन थे, मॉडरेट टाइप के थे, दे यूज्ड टू सिट एट द सेंटर ऑफ द फ्रेंच नेशनल असेंबली। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और सेंट्रिक, कहां से आया? इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। अब जो रेवोल्यूशनरी थे, revolutionaries were divided into two political clubs. Basically, the bourgeoisie revolutionaries were divided into two political clubs. Number first was Jacobins. Jacobins and what? Girondists. These were two what? Political clubs of the revolutionaries. Jacobins were more radical and the Girondists were moderates. In short, Jacobins क्या कहें इनको, ड्रास्टिक चेंजेस चाहते थे, लाइक दे, इनका डिमांड क्या था जेकोबिन्स का? नो किंग, इवन विद लिमिटेड पावर्स, दे वांटेड टू मेक फ्रांस व्हाट? ए रिपब्लिक, ठीक है, दिस क्लब, द जेकोबिन क्लब। वाइल जो Girondists थे, दे वर कंपैरेटिवली मॉडरेट्स, ठीक है। Girondists जो हैं वो वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जो जेकोबिन्स हैं
they were more violent, they believe in what? Violence and bloodshed, right? अब फर्दर क्या होता है? The flight of royal family in 1791. Now क्या होता है? In 1791 the royal family, I mean the Louis XVI and his family tried to escape France. ठीक है, और इनको फ्रांस और यूनाइटेड नेदरलैंड्स या ऑस्ट्रियन नेदरलैंड्स के बॉर्डर पे पकड़ा गया। अब फ्रांस के इनकलाबियों को एक शक था, पर्टिकुलरली जो रेडिकल्स थे, जेकोबिन्स, क्योंकि दे यूज्ड टू एबहॉर दी मैरी एंटोनेट एज ए फॉरेनर क्वीन, यानी उनको खदशा था कि ये खातून, क्योंकि इसकी फैमिली खुद ऑस्ट्रिया में रूल करती है, तो ये मतलब उनकी मदद से रेवोल्यूशन को क्रश कर सकती है, सप्रेस कर सकती है। ठीक है, दिस वाज दी बिलीफ ऑफ दी रेवोल्यूशनरीज, और हुआ भी ऐसा था 1791 में। द किंग अलोंग विथ हिज फैमिली ट्राइड टू एस्केप फ्रांस, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया, लुई 16 और उसकी फैमिली, और उनको वापस लाया गया। ठीक है, अब इस फ्लाइट ऑफ द किंग की वजह से जो रेवोल्यूशनरीज के अंदर जो जेकोबिन्स या रेडिकल्स थे, ठीक है, वो बड़े स्ट्रांग हो गए, उनका नैरेटिव स्ट्रांग हो गया कि देखें, एक्चुअली दिस किंग इज कल्प्रिट, इट इज कल्प्रिट, ही कैन डू एनीथिंग, he can even invite foreign armies to subjugate France, not us, right? अब इस स्टेज को क्या कहते हैं? द रेडिकल स्टेज ऑफ द रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब इनकलाब शुरू हुआ था ना, तब कुछ नोबेलिटी भाग गई थी फ्रांस से, उनको कहते हैं क्या? इमिग्रीज। अब ये इमिग्रीज जो थे, ये ऑस्ट्रिया और जो एडजेसेंट जो स्टेट्स थे, वहां पे उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ था। दे वर बेसिकली द फ्रेंच नोबल्स। ठीक है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उनको ये खौफ था कि किंग और क्वीन जो हैं, वो एक काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ इमिग्रीज एंड अदर यूरोपियन पावर्स शुरू न करे अगेंस्ट दी रेवोल्यूशनरी फ्रांस, राइट? अब इसलिए जो जेकोबिन्स जो हैं, दे बिकेम द सुज़ेरेन्स ऑफ द फ्रांस। और जेकोबिन जो ग्रुप था या पॉलिटिकल क्लब था, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे दो लीडर्स, रॉब्सपेयर एंड डेंटन। रॉब्सपेयर एंड डेंटन वर द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दिस जेकोबिन पॉलिटिकल क्लब, राइट? अब क्या होता है? रॉब्सपेयर वाज वेरी हार्श एंड क्रूल एज कंपेयर टू डेंटन। बोथ वर लॉयर्स बाय प्रोफेशन, दे वर लॉयर्स। अब क्या होता है? जब रॉयल फैमिली ने भागने की कोशिश की ना, पकड़ के वापस लाया गया, तो अब रॉब्सपेयर और उसके जो जेकोबिन क्लब है, दे डिसाइडेड दैट वी शुड अटैक ऑस्ट्रिया बिफोर द ऑस्ट्रियन एम्पायर अटैक्ड अस, क्योंकि मैरी एंटोनेट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं ऑस्ट्रो फ्रेंच वॉर। व्हेन द जेकोबिन्स और द रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ फ्रांस अटैक ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने के लिए प्रूशिया भी आ गया। ठीक है, अब ये कब हुआ? 1791, राइट? अब उसके बाद क्या होता है? अल्टीमेटली जब जंग शुरू होती है, तो फ्रेंच और ऑस्ट्रियन और प्रूशियन आर्मीज जो हैं, वो बिल्कुल फ्रांस के अंदर आ गई। दे डिफीटेड द न्यूली रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ फ्रांस, और दे वांट दैट गलती से भी किंग और क्वीन को मारने की कोशिश की तो तुम लोगों की खैर नहीं। बट रेडिकल्स ने वही किया जो इन्होंने कहा था। They executed the king and queen during 1792. अब जो किंग को गिलेटिनाइज किया गया, गिलेटिन became the order of the day during the revolutionary France. Even the women used to wear what? The guillotine, jewelry of guillotine. गोल्ड और सिल्वर की गिलेटिन की ज्वेलरी यूज करती थी विमेन, और the children were playing with the guillotine toys as well. ठीक है, गिलेटिन एक फैशन बन गया था ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। तो अब इन दोनों को क्या किया? रेडिकल्स ने एग्जीक्यूट किया, लुई 16 और किसको? मैरी एंटोनेट को। उसके बाद यहां पे बात नहीं रुकी, अब रॉब्सपेयर ने द रीन ऑफ टेरर शुरू किया। व्हाट इज रीन ऑफ टेरर? प्रोसिक्यूशन एंड एक्जीक्यूशन ऑफ द ओपोनेंट्स, रेवोल्यूशनरी एंटी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को खत्म करना। ठीक है, अंडर दिस रीन ऑफ टेरर, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस 2000 से 40,000 तक एंटी रेवोल्यूशनरी पीपल को या जो एंटी गवर्नमेंट
जो थे लोग थे उनको एग्जीक्यूट किया गया, गिलेटिन पे भेजा जाता था दर्जनों के हिसाब से। अल्टीमेटली रॉब्सपेयर गिलेटिनाइज्ड हिज ओन कॉमरेड डेंटन एज वेल, ठीक है। अल्टीमेटली ही गिलेटिनाइज्ड हिज ओन फ्रेंड डेंटन एज वेल, ठीक है। सो during this radical stage of the revolution, France was involved with Austria and Prussian Empire. अब टू ओल्ड पावर्स ज्वाइन करती हैं ऑस्ट्रिया और प्रुशिया को, ब्रिटेन एंड स्पेन, ठीक है। व्हाई दे आर ज्वाइनिंग द एंटी रेवोल्यूशनरी एम्पायर्स अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी फ्रांस? बिकॉज उनको डर था, ये जो रेवोल्यूशन का जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, इट विल सेपरेट और प्रोलिफरेट टू अदर एम्पायर्स एज वेल and the masses will do the same which the French masses did to their monarch, ठीक है। सो अब इन सारों ने मिलके अटैक किया किस पे? रेवोल्यूशनरी फ्रांस पे, ठीक है। अब बात यहां पे नहीं रुकती, ये बात में फिर नेपोलियन के साथ फर्दर ये जंग होती है, ठीक है। बट अब इवेंचुअली लेट्स कंक्लूड इट इन 1794 रॉब्सपेयर हिमसेल्फ वाज गिलेटिन्ड, ठीक है। ही वाज आल्सो गिलेटिन्ड. Basically, under the reign of terror, Robespierre was assassinating the Girondists and the other anti-revolutionary or the suspicious people. ठीक है? And ultimately, he guillotinized his own fellow, lifelong fellow, Danton Nestor. उसके बाद उसके खिलाफ प्लॉट उसी के comrades ने रचा and Robespierre also got what he did, right? अब उसके बाद once again गवर्नमेंट किसके पास आती है? Moderates. Who were the moderates? Girondists. ठीक है, वंस अगेन गवर्नमेंट की बागडोर जिरोंडिस्ट के पास आती है, ठीक है। एंड 1795 को द सेकंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास होता है नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, ठीक है, जिरोंडिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इन शॉर्ट 1799 को ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको डायरेक्टरी का नाम दिया गया था, ठीक है, इट केम टू एन एंड इन 1799। अब इसी के साथ ही रेवोल्यूशन यहां पे खत्म हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन।